हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे होंगे और मस्त होंगे। जी हाँ, दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं इस सेशन में सोलर सिस्टम यानी कि सौर मंडल से जुड़े 50 प्रश्न से प्लस। तो दोस्तों इन 50 प्लस प्रश्नों में जो है पूरा सौर मंडल जो है हमने समाहित कर लिया है, जो कि आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग समय ना गवाते हुए हम लोग सेशन को शुरू कर देते हैं। लेकिन दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है एक कि दोस्तों अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप लोग ईमानदारी से सिलेक्शन के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों वीडियो को साथ में ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा। चलिए हमारा पहला प्रश्न है, सौर प्रणाली की खोज किसने की? तो दोस्तों सौर प्रणाली की हम बात कर ले तो इसके जो खोज हैं वो आपकी किसने की? तो जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, कोपरनिकस ने। ठीक है, तो दोस्तों देखिए सौर प्रणाली जो है हमारा सोलर सिस्टम जो है उसका मुखिया कौन होता है? उसका मुखिया होता है सूर्य, और सारे ग्रह जो भी हैं उसके चक्कर लगाते हैं। तो दोस्तों समझ रहे हैं ना आप लोग? चलिए अब आगे देख लेते हैं और कौन कौन सा प्रश्न जो है एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो हम देखेंगे नंबर 2 यहाँ पे है कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? दोस्तों जैसा कि मैंने अभी आपको चर्च किया तो दोस्तों इसका जवाब होगा ग्रह। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ग्रह जो है जो सूर्य के चारों ओर घूमता है और इसे क्या कहते हैं? ग्रह कहा जाता है। तो वही क्या है? खगोलीय पिंड है जिसको कि ग्रह कहते हैं। आगे देख लेते हैं नंबर 3 हमारा प्रश्न है, ग्रहों के गति का नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो किसने किया भाई बताना है इसको। कि देखिए ग्रह जो है दोस्तों ये आपके जो सूर्य है, सेंटर में जो सूर्य होता है जो मुखिया है, उसके चारों ओर जो ग्रह जो है वो जो चक्कर लगाते हैं तो उसकी कुछ ना कुछ तो गति होती ही होगी। तो उसी गति के कार पूछ रहा है कि उस गति के प्रतिपादक कौन थे, गति के नियम का। तो जी हाँ, इसका जवाब क्या हो जाएगा? इसका जवाब हो जाएगा दोस्तों ग्रहों के गति का नियम प्रतिपादन केपलर ने किया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा चौथा नंबर, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? तो दोस्तों इसका जवाब क्या हो जाएगा? देखिए सूर्य के चारों ओर जो घूमने वाले ग्रह हैं इसकी संख्या दोस्तों वर्तमान में 8 है। पहले ग्रहों की संख्या 9 बताई जाती थी, लेकिन इसमें से अभी जो है 8 ग्रह हैं और 8 को ही माना जाता है और बाकी सबको बौने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया है। चलिए अब देख लेते हैं नंबर 5। दोस्तों ये सारे प्रश्न जो भी आपके एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, तो आप लोग जो है यहाँ से 4-5 प्रश्न जो भी पूछे जाते हैं वो आप लोग क्लियर कर लीजिए। चलिए पांचवा हमारा प्रश्न है वो क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सौर मंडल का भाग नहीं है? दोस्तों देखिए बताना है सौर मंडल का भाग कौन नहीं है भाग। तो दोस्तों इसमें क्षुद्र ग्रह जो है वो तो रहते ही हैं, धूमकेतु भी सौर मंडल में है, ग्रह भी हैं, लेकिन आपका ये जो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ये निहारिका। ठीक है, निहारिका जो है आपके सौर मंडल का भाग नहीं माना जाता है। ठीक है, चलिए अब बढ़ लेते हैं दोस्तों। नंबर 6 हमारा है, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? देखिए प्रश्न ये सब जितने हैं भी दोस्तों सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, आपको इस पे ध्यान देना है। तो अंतरिक्ष में पूछा जा रहा है कि कुल कितने तारामंडल हैं, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? अंतरिक्ष में जो कुल तारामंडलों की संख्या है वो आपके 89 है। ठीक है, 89 तारामंडल है पूरे अंतरिक्ष में हमारे। चलिए आगे देखते हैं। नंबर 7 हमारा है, निक्स ओलंपिया कोलंपस पर्वत किस ग्रह पर है? देखिए एक पर्वत है दोस्तों निक्स ओलंपिया कोलंपस, ये जो पर्वत है ये आपके प्रश्न जो है पूछे जा चुके हैं, बीपीएससी के द्वारा पूछा गया है। तो ये आपको जवाब देना है कि ये क्या है, किस ग्रह पे है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मंगल। ठीक है, निक्स ओलंपिया कोलंपस जो है पर्वत वो किस ग्रह पे है? तो मंगल ग्रह पे है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। सबसे बड़ा ग्रह अगर पूछे दोस्तों तो आपको क्या बताना है? बृहस्पति ग्रह। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? पार्थिव जो हमारे लेटे हुए जो ग्रह हैं पार्थिव ग्रह, उनकी संख्या कितनी है? हमारा जवाब क्या रहने वाला है? 8वां नंबर जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 4। पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? तो 4 है। ठीक है, चलिए नंबर 8 के बाद हम लोग 9 देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक पार्थिव ग्रह नहीं है? दोस्तों देखिए पार्थिव ग्रहों की हम बात कर ले तो कौन सा पार्थिव ग्रह नहीं है? तो कौन सा नहीं है, इसका जवाब क्या हो जाएगा? इसका जो जवाब रहने वाला है दोस्तों, इसका जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शनि। ये आपके पार्थिव ग्रह में शामिल नहीं है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है, बाह्य ग्रह या बृहस्पति सदृढ़ ग्रहों की संख्या कितनी है? देखिए बाह्य ग्रह के बारे में पूछा जा रहा है, या बृहस्पति सदृश ग्रहों की संख्या कितनी है? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4 है। ठीक है, बाह्य ग्रह या बृहस्पति सदृश ग्रहों की संख्या कितनी बतानी है? 4 बतानी है जी। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 11 नंबर, सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? देखिए सौर मंडल का जन्मदाता जो है वो किसे कहा जाता है? मैंने आपको क्या बताया अभी? मैंने बताया कि वो जो होता है एक सूर्य जो होता है वो सौर मंडल का मुखिया होता है, वो पिता होता है, वही जन्मदाता है। इसका जवाब क्या रहने वाला है? ऑप्शन नंबर ए, सूर्य। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है? देखिए ब्रह्मांड की हम बात करें दोस्तों तो विस्फोटी तारा किसको कहते हैं?
तो इसका जवाब क्या रहने वाला है दोस्तों? तो विस्फोटी तारा जो हमारा होता है अभिनव तारा, ऑप्शन नंबर डी, अभिनव तारा को विस्फोटी तारा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों प्रश्नों को बहुत अच्छे से मैं करवा रहा हूँ, आप लोग सारे जो है प्रश्न को याद कर लीजिएगा क्योंकि ये सब प्रश्न जो है आपके पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। दोस्तों आगे देख लेते हैं, नंबर 13 हमारा है सूर्य के संगठन में सहायक गैस। देखिए सूर्य जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सूर्य का जो संगठन हुआ है वो गैसों से हुआ है, वो गैसों का गोला है। तो वो सहायक गैस कौन सा है दोस्तों? हमारे जवाब क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन और हीलियम। ठीक है, हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन की अगर परमाणु संख्या की बात कर ले तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 हो जाता है और हीलियम का 2 हो जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरॉन 5, कार्बन 6। इस तरह से दोस्तों आप लोग को याद होना चाहिए, कम से कम 20 तक तो जरूर आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, नंबर 14 हमारा प्रश्न है सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों सूर्य के जो मध्य भाग है उसको क्या कहा जाएगा? इसका जवाब क्या हो जाएगा? देखिए सूर्य के जो बीच वाले जो भाग है ना, मध्य वाले भाग, इसको दोस्तों प्रकाश मंडल के नाम से जाना जाता है, प्रकाश मंडल। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं, नंबर 15 हमारा प्रश्न है कि सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है? तो ऊपर के भागों की हम बात कर ले दोस्तों, तो ऊपर का जो भाग होता है उसको कहते हैं वर्णमंडल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा जवाब हो जाएगा। सूर्य के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है? वर्णमंडल कहा जाता है। दोस्तों सेशन आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज आप लोग ईमानदारी से जो है सेशन को शेयर भी कर दिया कीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन भी साथ में दोस्तों ऑल पे सेट कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाला जो भी सेशन होगा वो खास आपके लिए बहुत खास होगा, क्योंकि आपके एग्जाम्स के दृष्टिकोण से सारे सेशन बनाए जाते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, सूर्य सदैव पूर्व से निकलता है क्योंकि? देखिए आप जब सुबह उठते हैं तो आपको क्या प्रतीत होता है कि सूर्य हमेशा क्या है, किस दिशा से? पूर्व दिशा से ही निकलता है। तो दोस्तों ये पूर्व से निकलने का कारण क्या है? देखिए सूर्य जैसा कि मैं बताऊं, सूर्य एक अस्थिर है। बाकी क्या है कि ग्रहों जो है, ग्रह वो चक्कर काटते हैं, जैसे कि हमारा उनमें से एक ग्रह पृथ्वी भी है। तो पृथ्वी क्या करता है कि सूर्य के चक्कर काटता है, चक्कर लगाता है, और सूर्य जो है कभी नहीं निकलता है, नहीं कभी अस्त होता है, वो स्थिर है। बस हमारा पृथ्वी की जो है, इस पे जो दैनिक जो घूर्णन है उसके कारण जो दिन रात हो जाते हैं, यानी कि जो घूम जाता है, तो उसी के कारण जो है हम लोग को लगता है कि सूर्य निकल रहा है, सूर्योदय और सूर्यास्त हो रहा है। तो क्यों ऐसा होता है कि सदैव पूर्व से ही निकलता है? इसका जवाब क्या हो जाएगा? क्योंकि देखिए मैं बताऊं आपको कि इसका जवाब इसलिए होगा क्योंकि दोस्तों पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है। ठीक है, किधर से? पश्चिम से पूर्व घूमती है कौन? पृथ्वी। इसलिए तो प्रतीत होता है कि सूर्य पूर्व से निकल रहा है, हालांकि वो वहीं स्थित होता है। और हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, और पृथ्वी के घूमने के कारण जो है हमें प्रतीत होता है कि सूर्य सदैव पूर्व से निकलता है। तो दोस्तों इतनी अच्छी व्याख्या के बाद जो है आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अगला प्रश्न है हमारा 17 नंबर, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? दोस्तों देखिए नॉर्वे एक कंट्री है, एक देश है, जो कि आपको अर्धरात्रि यानी जब मध्य रात्रि जब होती है ना, तो वहां पे क्या होता है कि सूर्य दिखाई पड़ता है। तो वो डेट बताना है कि कौन से डेट को, तो उसका जवाब हो जाएगा 21 जून की मध्य रात्रि में नॉर्वे में क्या होता है? सूर्य दिखाई पड़ता है या फिर सूर्य निकलता है। चलिए नंबर 18 दोस्तों हम लोग देख लेंगे। यहाँ पे हमारा प्रश्न है, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? दोस्तों तो देखिए एक कक्ष से जब अधिकतम दूरी हो जाती है, जब सूर्य से जब अधिकतम दूरी हो जाती है किसी ग्रह की, तो उसको क्या कहा जाएगा दोस्तों? तो उसका जवाब क्या हो जाएगा? अपसौर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा, अपसौर। ठीक है, और जब न्यूनतम के पास आता है, जब नजदीक आ जाता है अपने कक्षा से सूर्य के नजदीक, तो क्या हो जाता है? उपसौर। ठीक है, चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न हमारा है, वही शामिल करके रखा हूं क्योंकि दोस्तों ये सब प्रश्न जो है कभी छोड़ने वाले हैं ही नहीं, क्योंकि ये सब जो है बार बार एग्जाम में जो है रिपीट होते रहते हैं। अगला प्रश्न है, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिक न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? देखिए अधिक न्यूनतम यानी कि जो सबसे ज्यादा न्यूनतम दूरी होगा वो मैंने क्या बताया? उपसौर। ठीक है, हमारा जवाब उपसौर। अगला प्रश्न है दोस्तों, हम 20 की तरफ बढ़े तो अगला प्रश्न है, मध्य रात्रि का सूर्य किस देश में दिखाई पड़ता है? तो मध्य रात्रि की अगर हम सूर्य की बात कर ले तो ये आपके हो जाएंगे अंटार्कटिक क्षेत्र, आर्कटिक क्षेत्र। ठीक है, आर्कटिक आर्कटिक क्षेत्रों में मध्य रात्रि में सूर्य जो है दिखाई पड़ता है। किस क्षेत्र में? तो आपके आर्कटिक क्षेत्र में। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। 21 नंबर प्रश्न है, सूर्य में काला धब्बा क्या है? देखिए सूर्य जब देखेंगे तो सूर्य को तो वैसे आप लोग खुली आंखों से तो बिल्कुल देख ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इतनी उसमें तेज रोशनी ही होती है कि हमारी आंखों की रेटिना को जो है वो खराब कर सकता है। लेकिन उसमें क्या है, वैज्ञानिकों के द्वारा देखा गया है कि उसमें काला धब्बा है। तो वो काला धब्बा होता क्या है दोस्तों? इसका जवाब क्या हो जाएगा? वो काला धब्बा होता है, धब्बे वे स्थान है जो जिसमें क्या है कि प्रकाश उत्सर्जन करने में असमर्थ है। ठीक है, वहां से जो है कोई प्रकाश उत्सर्जन नहीं होता है, वही काला धब्बा आपको दिखाई देता है।
आगे देख लेते हैं 22 नंबर प्रश्न हमारा है, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत। देखिए हाइड्रोजन की हम बात करें तो हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? सूर्य, जैसा कि आप लोग को मैंने बताया कि हाइड्रोजन और हीलियम जो है गैसों का संग्रह है, कौन सा? सूर्य। और वो उसमें जो है हाइड्रोजन का कितना हिस्सेदारी है, कितना परसेंट हाइड्रोजन है उसमें? तो जवाब क्या हो जाएगा हमारा? 71% हाइड्रोजन से निर्मित है हमारा सूर्य। ठीक है, और क्या है उसमें? हाइड्रोजन है, तो बाकी क्या है? हीलियम। चलिए अब आगे देख लेते हैं 23 नंबर का प्रश्न हमारा है, सौर पृष्ठ पर, ये आपके जो है 23 नंबर में सौर पृष्ठ, यहाँ पे सौर लिखा गया है लेकिन आपको याद रखना है सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है। देखिए सूर्य के जो सौर पृष्ठ होते हैं ना दोस्तों, उसका जो तापमान होता है, मैं बता दूं कि उसका तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, 6000 डिग्री सेल्सियस उसका होता है, तो ये आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े, 24 नंबर का प्रश्न है, सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन है? देखिए जो सूर्य हमारा, आप लोग जानते हैं कि अस्थिर है, तो वो जो ग्रह 8 जो ग्रह है वो जो चक्कर लगा रहा है अपने कक्षा में, तो सबसे तेजी गति से जो चक्कर लगाने वाला ग्रह है वो कौन सा ग्रह है दोस्तों? बताना है 24 नंबर का। उसका जवाब हो जाएगा दोस्तों बुध। ठीक है, उसका जवाब हो जाएगा बुध ग्रह जो है सबसे तेजी से चक्कर लगाता है सूर्य का। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों, इसका जो है नंबर हमारा 25, निम्नलिखित में से किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है? तो अक्षीय झुकाव की अगर हम बात कर ले दोस्तों, तो अक्षीय झुकाव किसका सबसे अधिक है? तो वो भी जो है आपके बुध का है, क्योंकि इसकी गति जो है ज़्यादा है और इसके अक्षीय जो झुकाव है वो भी आपके किस पे है? बुध पे है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं, हमारा प्रश्न है 26 नंबर का, किस ग्रह को शाम का तारा कहते हैं? तो दोस्तों बताना है कि किस ग्रह को शाम का तारा कहते हैं, शाम का या भोर का तारा? तो इसका जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शुक्र ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है। ये आप देखेंगे आसमान में तो हमेशा जो है ये जो है ब्राइट होते रहेगा, और आपको सबसे ज़्यादा ब्राइटली जो तारा की तरह जो दिखेगा वो यही शुक्र ग्रह दिखता है। आगे देख लेते हैं 27 नंबर का प्रश्न हमारा है कि यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते थे? यूरोपवासी की अगर बात हो रही है दोस्तों, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? ये शुक्र ग्रह की, ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा, शुक्र ग्रह की पूजा देवी के रूप में किया करते थे। और हमारा पृथ्वी जो है उसे क्या? नील ग्रह कहा जाता है, और मंगल जो है वो लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा कि पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है? देखिए सर्वाधिक निकट अगर ग्रहों की बात करें दोस्तों, तो पृथ्वी के निकट जो सर्वाधिक ग्रह है वो कौन से ग्रह हो जाएंगे? इसका जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, इसका जवाब रहने वाला है ए, शुक्र। ठीक है, ये क्या करता है? सबसे पहले जो है परिक्रमा पूरा कर लेता है, क्योंकि ये जो है शुक्र, ये आपके सूर्य के काफी नजदीक वाला ग्रह है। अगला प्रश्न है 29 नंबर, सुपरनोवा क्या है? दोस्तों सुपरनोवा की बात हो रही है, सुपरनोवा क्या है? इसका जवाब हो जाएगा कि यह जो है क्या है दोस्तों, यह एक मृतप्राय तारा है। जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक मृतप्राय तारा। सुपरनोवा क्या है? एक मृतप्राय तारा। ऑप्शन नंबर जो हमारा है वो आपका डी सही था। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के भ्रमण गति है। देखिए पृथ्वी जो घूमती है ना, जो चक्कर लगाती है ना सूर्य के, तो उसकी जो भ्रमण गति है वो किस गति से चक्कर लगाती है? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? 27 किलोमीटर पर मिनट, ऑप्शन नंबर ए। यानी 1 मिनट में दोस्तों 27 किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है सूर्य। अपने जो वलय होते हैं ना उसमें घूमती, अपनी जो कक्षा होती है उसमें सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। इस तरह से घूमते घूमते ये अपने स्थान में परिवर्तन होता है इसका। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, पृथ्वी और उपसौर की स्थिति किस महीने में होता है? देखिए पृथ्वी और उपसौर की जो स्थिति है वो किस महीने में होता है? इसका जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जनवरी महीने में होता है। पृथ्वी की अपसौर जो है स्थिति किस महीने में? जनवरी महीने में होता है। तो ये आपका उपसौर हो गया। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 32 नंबर का, आकार की दृष्टि से सौर मंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है? देखिए सबसे बड़ा, मैंने बताया आपको कि सबसे बड़ा बृहस्पति है, और उसके बाद जो सीरियल नंबर में जो है आपके पृथ्वी, तो वो जो है कौन सा नंबर पे आता है? तो आकार की दृष्टि से बताना है। तो इसका जवाब क्या रहने वाला है दोस्तों? इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 5वां है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, अगर पहला पूछे तो बृहस्पति ही लगाना है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी स्थित है, कहाँ स्थित है? पृथ्वी किन दो ग्रहों के बीच में स्थित है, ये आपको बताना है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? शुक्र एवं मंगल के मध्य में, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा, शुक्र एवं मंगल के बीच में। अगला प्रश्न हम देखें तो दिन व रात होने के कारण क्या है? देखिए दिन व रात क्यों होते हैं दोस्तों? इसका जवाब है सिंपल सा, इसका जवाब है कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन, ये जब घूमता है दोस्तों तभी आपको क्या प्रतीत होता है? मैंने जैसा कि कहा ना कि ऐसा हमेशा प्रतीत होता है कि सूर्य जो है पूरब से निकलता है, तो बस घूर्णन गति के कारण ही दिन और रात होते हैं। तो ऐसा लगता है आप घूम कर जब चले जाते हैं पीछे साइड जब हो जाते हैं तो ऐसा लगता है कि सूर्यास्त हो रहा है। ठीक है, वास्तव में सूर्य घूमता नहीं है, घूमती हमारी पृथ्वी है।
अगला प्रश्न है, देख लेते हैं 35 नंबर का। पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है। देखिए, दिन और रात की जो अवधि होती है दोस्तों, वो समान होती है, कहाँ होती है पृथ्वी पे? जवाब देना है इसका, तो इसका जवाब हो जाएगा भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा पर अगर हम बात कर ले, दिन और रात जो है वो बराबर बराबर होते हैं, ना 1 मिनट का ज़्यादा कोई दिन और ना ही 1 मिनट की ज़्यादा कोई रातें, ठीक है? अगला प्रश्न है 36 नंबर का। पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी है? पृथ्वी के कितने उपग्रह है दोस्तों, इसका बताना है। हमारा जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी का एक उपग्रह है, मात्र एक उपग्रह, जिसका नाम है चंद्रमा, ठीक है? चंदा मामा याद है ना, चंद्रमा, बस वही एकमात्र उपग्रह है। अगला प्रश्न है 37 नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के समीप है? तो सर्वाधिक नजदीक है या फिर पृथ्वी के समीप है? इसका जो जवाब हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? कौन सा तारा? तो ये आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूर्य। सूर्य क्या है दोस्तों? सूर्य भी एक तारा ही है, याद रखना है, सूर्य भी एक तारा है। और सबसे नजदीकी तारा कौन है पृथ्वी के नजदीक? तो ये आपका सूर्य है। अगला प्रश्न 38 नंबर का देखें तो ध्रुवों पर दिन की अवधि होती है। देखिए, ध्रुवों पर जो ध्रुव प्रदेश होते हैं दोस्तों, वहां पे क्या होता है, ध्रुव जैसे नॉर्थ पोल, साउथ पोल, तो जो ध्रुव होते हैं तो वहां पे क्या होता है कि वहां पे अवधि में क्या होता है बताना है। अवधि होती है दिन की, तो इसका जो जवाब हो जाएगा 6 माह की अवधि होती है दिन की, यानी कि 6 माह जो होता है दोस्तों दिन होता है और 6 माह रात होता है। अगला प्रश्न 39 नंबर हमारा है कि किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा? जवाब क्या होगा? पृथ्वी की जो परिधि है उसको मापने का काम सबसे पहले कौन किया था? तो इसका जो जवाब हो जाएगा कौन? इराटोस्थनीज, ठीक है? इराटोस्थनीज, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। पृथ्वी की परिधि को सबसे पहले किसने मापा? तो इराटोस्थनीज ने नापा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है? देखिए, एक होता है ध्रुवीय व्यास और एक होता है विषुवतीय व्यास, तो बताना है ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है। तो इसका जवाब क्या रहने वाला है दोस्तों? 43 किलोमीटर कम है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब। दोस्तों, जितने भी प्रश्न है ये सब सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। सेशन अगर मजा आ रहा होगा तो अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो ईमानदारी से दोस्तों अब तो कर दीजिए, क्योंकि सेशन जो है आप लोगों के लिए ही है और बड़ा जानदार सेशन है। देखिए, अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है? किसने दोस्तों पहली बार बताया, सबसे पहले बताया कि पृथ्वी जो है वो क्या है? गोल है। इसका जवाब क्या हो जाएगा? इसका जवाब हो जाएगा एरिस्टोटल, ठीक है? एरिस्टोटल जो है ये कहने वाले व्यक्ति हैं प्रथम बार कि पृथ्वी क्या है? पृथ्वी गोल है, इन्होंने ही बताया था। वैसे दोस्तों हम बात कर ले तो हमारे जो पौराणिक जो विद्वान थे वो भी कम नहीं थे, उन्होंने सब पहले ही बता कर रख दिया था। लेकिन आज के जो आधुनिक युग है भाई, आधुनिक की तरह से चलना पड़ेगा, तो जो है वो पढ़ना पड़ेगा। अगला प्रश्न है 42 नंबर का कि पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर ऋतु परिवर्तन संभव है? जवाब देना दोस्तों, ऋतु परिवर्तन किस ग्रह पर संभव है, यानी कि जो हमारा जैसा पृथ्वी है वैसा ही सेम वहां पे भी ऋतुएं बदलती है। तो उसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मंगल ग्रह, ठीक है? मंगल ग्रह जो कि लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। चलिए अब आगे देख लेते हैं दोस्तों, हमारा 43 नंबर का प्रश्न है वो क्या कह रहा है? प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान है। दोस्तों जवाब देना है इसका फटाफट कि प्रथम बार कौन सा ऐसा अंतरिक्ष यान है जो कि आपके मंगल ग्रह पे उतरा था, उसका नाम बताना है। तो नाम इसका हो जाएगा जवाब ऑप्शन नंबर डी, पाथफाइंडर, ठीक है? पाथफाइंडर एक ऐसा जो था अंतरिक्ष यान जो कि मंगल ग्रह पर उतरा था पहली बार। आगे देख लेते हैं 44 नंबर का प्रश्न है हमारा, सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन है? दोस्तों जवाब देना है, सबसे छोटा उपग्रह जो हमारा हो जाएगा सौरमंडल का वो क्या हो जाएगा? तो वो जो जवाब रहने वाला है उसका जवाब है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, डीमोस, ठीक है? डीमोस सबसे छोटा क्या है? उपग्रह है, याद रखना है, सबसे छोटा उपग्रह डीमोस। अगला प्रश्न हम देख ले 45 नंबर का कि ग्रहों निम्नलिखित ग्रहों में से किसके चारों ओर वलय हैं, यानी कि वलय युक्त ग्रह कौन है? तो वलय युक्त ग्रह हो या फिर किसके चारों ओर वलय है, ऐसा प्रश्न अगर पूछे तो आपको आंख बंद करके शनि पे टिक लगा देना है दोस्तों, क्योंकि शनि जो है ये वलय वाला ग्रह है, शनि, ठीक है? आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है 46 नंबर का कि नासा के किससे संबंधित मिशन का नाम जूनो है, यानी कि किससे संबंधित नाम को नासा ने जूनो नाम दिया? जूनो, याद रखना है, ये जो है आपके मिशन बृहस्पति से संबंधित है। किस मिशन का नाम जूनो? तो बृहस्पति मिशन का नाम जूनो रखा है, याद रखिएगा इस चीज को। अगला प्रश्न है 47 नंबर का, शनि ग्रह को सर्वप्रथम किस खगोल शास्त्री ने देखा था? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? शनि ग्रह को देखने वाले जो खगोल शास्त्री थे हमारे दूरबीन के आविष्कारक, वो कौन है? गैलीलियो, ठीक है? इन्होंने ही देखा था, ठीक है? आगे देख लेते हैं 48 नंबर का प्रश्न है हमारा, सारे मंडल नहीं, यहाँ पे याद रखिएगा सौर मंडल, ठीक है? सौर मंडल ये होगा, सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन है? पहला तो मैंने बता दिया कि बृहस्पति है, और दूसरा जो सबसे बड़ा ग्रह है दोस्तों आपको बताना है वो हो जाएगा हमारा शनि, ठीक है? सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि। अगला प्रश्न है, और ये वलय वाला ग्रह भी है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न 49 नंबर का, कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है? इसका जवाब क्या रहने वाला है? सर्वाधिक गैसों से जो घिरा हुआ ग्रह है, ये जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा यूरेनस, ठीक है?
यूरेनस जो है सबसे ज़्यादा गैसों से घिरा हुआ जो आपका प्लैनेट है, ठीक है, ग्रह है। अगला प्रश्न हमारा है 15 नंबर जो है दोस्तों, यहाँ पे देखने वाले हैं कि कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है। तो हरे प्रकाश को उत्सर्जित करने वाला ग्रह जो है हमारा वो कौन सा है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वरुण। वरुण जो है वो आपके हरे प्रकाश को उत्सर्जित करने वाला ग्रह है। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न हमारा 51 नंबर का, कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहलाती है? कौन सा खगोलीय पिंड को रात की रानी कहा जाता है? तो जवाब हो जाएगा हमारा चंद्रमा, जो कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा, और इसको रात की रानी के नाम से जाना जाता है। आगे देख लेते हैं नंबर 52 हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? देखिए पृथ्वी पुत्र की अगर हम बात कर ले दोस्तों, तो ये आपके पृथ्वी पुत्र भी वही रात की रानी जो है वो आपके हो जाएंगे चंद्रमा, ठीक है। रात की रानी कह लीजिए, पृथ्वी पुत्र कह लीजिए, तो यही जो है आपके चंद्रमा को ही पृथ्वी पुत्र कहा जाता है, क्योंकि पृथ्वी का ये क्या है? उपग्रह है। आगे देख लेते हैं दोस्तों नंबर 53 हमारा प्रश्न है, आकाशगंगा का सबसे चमकदार तारा बताना है। आकाशगंगा का सबसे चमकदार तारा है, कौन सा तारा है जी? बताना है। ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका सही जवाब हो जाएगा सीरियस। सीरियस जो है दोस्तों वो आकाशगंगा का सबसे चमकीला, सबसे चमकदार तारा माना जाता है सीरियस को। अगला प्रश्न है 54 नंबर का, क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह जिन ग्रहण के बीच पाए जाते हैं, क्षुद्र ग्रह जिन ग्रहण नहीं, यहाँ पे ग्रहों होगा, जिन ग्रहों के बीच पाए जाते हैं वे हैं। तो क्षुद्र ग्रह किनके किनके बीच होते हैं? इसका जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा, मंगल और बृहस्पति के बीच में, ठीक है। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न है 55 नंबर का, पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई पड़ता है? जब दोस्तों सूर्य ग्रहण लगता है तो सूर्य का कौन सा भाग जो है वो दिखाई पड़ता है? जवाब देना है। इसका जवाब क्या हो जाएगा? कोरोना, ठीक है। सूर्य का जो कोरोना भाग है वही दिखाई पड़ता है पूर्ण सूर्य ग्रहण में। चलिए आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न है हमारा 56 नंबर का, एक कैलेंडर वर्ष में अवधि से अधिक कितने ग्रह लग सकते हैं? यानी अधिक से अधिक जो है कितने ग्रह लग सकते हैं? 56 जो हमारा जवाब हो जाएगा। तो कैलेंडर के मुताबिक अगर बात कर ले तो एक वर्ष में जो है आपके अधिक से अधिक 7 ग्रह लग सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। आगे देख लेते हैं 57 नंबर का प्रश्न हमारा क्या है? 57 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है, इसमें दोस्तों ग्रह क्या है? तो ग्रहों के बारे में अगर बताना है कि ग्रह क्या है तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? ग्रह क्या है? तो ग्रह जो है दोस्तों आपको बता दूं कि ग्रह ऐसे आकाशमान पिंड हैं जो टिमटिमाते नहीं है, ठीक है। यही ग्रह है, ऐसे आकाशमान पिंड हैं जो टिमटिमाते नहीं है, वो सदैव एक जैसे ही रहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 58 नंबर हमारा जो प्रश्न रहने वाला है, ब्लू मून क्या है? दोस्तों देखिए ब्लू मून की अगर बात करें तो ब्लू मून क्या है? तो ब्लू मून जो हमारा हो जाएगा, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? चंद्र जो आपके हैं ब्लू मून की, तो इसमें होने वाला है महीने में आने वाला दूसरा पूरा चांद। यानी कि महीने में जो आता है ना दोस्तों वो दूसरा पूरा चांद, यानी कि पूर्ण चंद्र, महीने का जो दूसरा पूर्ण चांद होता है उसको कहते हैं ब्लू मून, ठीक है। यानी कि पहली बार जो महीना में जो पहली बार चांद आया पूरा, वो नहीं, जो दूसरी बार चांद आएगा ना महीना में पूरा, तो उसको कहा जाएगा ब्लू मून। आगे देख लेते हैं नंबर हमारा 59 है, टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? दोस्तों टाइटन के बारे में बताएं तो टाइटन जो है वो किस ग्रह का उपग्रह है? इसका सही जवाब क्या रहने वाला है? इसका जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, नेपच्यून। टाइटन जो है किस ग्रह का है? तो नेपच्यून ग्रह का क्या है? वो उपग्रह है, जैसे कि चंद्रमा हमारे पृथ्वी का। अगला प्रश्न और इस सेशन का जो प्रश्न है ये आपके देख लीजिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ये जो है काफ़ी बार पूछा जा चुका है और ये पूछे जाने की संभावना भी है। अगर हम वर्तमान में बात करें तो एसएससी और बीपीएससी दोनों में ये प्रश्न पूछे गए हैं। यहाँ पे आपको बता दें कि उर्सा मेसर, ठीक है, उर्सा मेसर अथवा बिग बियर एक प्रकार का क्या है? खाली स्थान भरना है। तो उर्सा मेसर्स अथवा बिग बियर एक प्रकार का क्या है? तो दोस्तों एक प्रकार का ये क्या है? यहाँ भरा जाएगा नक्षत्र मंडल है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब नक्षत्र मंडल है, ठीक है। तो दोस्तों ये थे आपके 50+ प्रश्न जो कि एग्जाम्स में बार बार घूमते रहते हैं। तो दोस्तों ये प्रश्न आपको पूरा देखकर याद कर लेना चाहिए। तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। फिलहाल आप लोग कमेंट करके बताइए कि यह सेशन आप लोगों को कैसा लगा, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि आने वाले सेशन के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले सेशन में, जब तक के लिए इजाजत चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।